क्रिटिकल पाथ मेथड के ऊपर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए आज हम इसके ऊपर एक लेक्चर बना रहे हैं। सबसे पहले मैं तुम लोग को इन शॉर्ट समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। इमेजिन करो कि एक टीम है जिसको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर इस टीम को डेवलप करना है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ एक्टिविटीज होंगे। मतलब अगर उस टीम ने इन एक्टिविटीज को कंप्लीट कर दिया तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, राइट। अब मान लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एक्टिविटीज है। अगर ये 7 एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई इसका मतलब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, राइट। मतलब सॉफ्टवेयर बन गया बेसिकली। तो अभी ये जो 7 एक्टिविटीज है, हर एक्टिविटी को करने के लिए कुछ XYZ ड्यूरेशन लगेगा। जैसे कि एक्टिविटी ए को कंप्लीट करने के लिए 7 वीक्स लगेंगे, एक्टिविटी बी को कंप्लीट करने के लिए 9 वीक्स लगेंगे, एक्टिविटी सी को कंप्लीट करने के लिए 12 वीक्स लगेंगे, डी को 8, ई को 9, एफ को 6 और जी को 5 वीक्स लगेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज को करने के लिए जितना ड्यूरेशन लगेगा इन वीक्स वो, राइट। अब इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? इंटरडिपेंडेंसी का मतलब अब ए के नीचे कोई भी नहीं है, ए के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ए जो है, एक्टिविटी ए इज इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक्टिविटी बी भी इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बट यहाँ पे ये जो एक्टिविटी सी है, यहाँ पे ए लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी सी इज डिपेंडेंट ऑन ए। इसका मतलब ये भी है कि जब तक एक्टिविटी ए खत्म नहीं हो जाती तब तक एक्टिविटी सी शुरू नहीं हो सकती। एक्टिविटी डी के नीचे ए एंड बी है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक एक्टिविटी ए एंड बी शुरू नहीं हो जाती तब तक एक्टिविटी डी शुरू नहीं हो सकती। एक्टिविटी ई के नीचे डी है, इसका मतलब ये है कि जब तक एक्टिविटी डी खत्म नहीं हो जाती तब तक एक्टिविटी ई शुरू नहीं हो सकती। एक्टिविटी सी एंड ई के बाद ही एफ शुरू हो सकता है, मतलब वही कि जब तक एक्टिविटी सी एंड ई खत्म नहीं हो जाती तब तक एक्टिविटी एफ शुरू नहीं हो सकती। देन उसके बाद एक्टिविटी ई के बाद ही एक्टिविटी जी शुरू हो सकती है, मतलब जब तक एक्टिविटी ई खत्म नहीं हो जाती तब तक एक्टिविटी जी शुरू नहीं हो सकती। तो ये इस टेबल का मतलब है। अब हमें क्या करना है? हमें क्रिटिकल पाथ मेथड ड्रॉ करना है। वो तो करना ही है, बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें करनी है। क्या करना है? सबसे पहले हमें क्रिटिकल पाथ मेथड फाइंड आउट करना है। बट अगर हमें क्रिटिकल पाथ मेथड फाइंड करना है तो उसके लिए हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ता है। अब ये जो नेटवर्क डायग्राम है उसको एक्टिविटी ऑन नोड या AON डायग्राम भी कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना है, उसके बाद हम क्रिटिकल पाथ मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें यह भी फाइंड आउट करना है कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा इन वीक्स, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? देखो, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, यहां पे स्टार्ट लिखकर। उसके बाद एक्टिविटी ए शुरू करेंगे, राइट। अब एक्टिविटी ए कैसे शुरू करते हैं? देखो, ये हमने एक्टिविटी ए चालू कर दी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिविटी ए है? इसके लिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे और एक्टिविटी ए को कंप्लीट करने के लिए जितने वीक्स लगने वाले हैं, मतलब जितना टाइम लगेगा, वो है 7। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये 4 डब्बे यहाँ पे क्यों खाली छोड़ दिया है, वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। उसके बाद अब ए के बाद आता है बी, तो बी जो है वो भी ऐसे यहां पे ड्रॉ कर लिया जाएगा। तुम्हारे मन में शायद से सवाल आएगा कि यार बी ए के बाद होता है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो तुम लोग को मैं बाद में बताऊंगा। अभी बस देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। अब ये एक्टिविटी बी है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बी, और इसको करने के लिए 9 वीक्स लगने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 9। ओके। अब यहाँ पे एक्टिविटी सी है। अब एक्टिविटी सी क्योंकि ए के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जब तक ए खत्म नहीं हो जाता तब तक हम सी को शुरू नहीं कर सकते, इसीलिए हम ए से अटैच करके सी को ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब यह है कि एक्टिविटी सी जो है वो डिपेंडेंट है ऑन एक्टिविटी ए, मतलब जब तक एक्टिविटी ए खत्म नहीं हो जाती तब तक हम एक्टिविटी सी को शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। और इसीलिए बी को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, यहाँ पे नहीं किया था, क्योंकि अगर यहाँ पे किया होता था तो इसका मतलब ये होता था कि एक्टिविटी बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, जो कि ऐसा नहीं है। एक्टिविटी बी जो है वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अभी एक्टिविटी सी को ड्रॉ कर लेते हैं।
अब क्योंकि ये एक्टिविटी सी है तो इसलिए यहाँ पे सी लिखा जाएगा, और इसको कंप्लीट करने के लिए लग रहे हैं 12 वीक्स, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12। नेक्स्ट इज एक्टिविटी डी, जो कि डिपेंडेंट है ऑन ए एंड बी। ठीक है, तो एक्टिविटी डी जो है उसके लिए हम डब्बा ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। अब एक्टिविटी डी एंड इसको कंप्लीट करने के लिए लग रहा है 8 वीक्स, तो इसलिए 8। अब क्योंकि एक्टिविटी डी जो है वो ए और बी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम ऐसे एरोज देंगे। ये ए के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी दर्शाता है और ये एरो बी के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी दर्शाता है, राइट। इसका मतलब एक्टिविटी डी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी। जब तक ए एंड बी खत्म नहीं हो जाती तब तक हम एक्टिविटी डी को शुरू नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एक्टिविटी ई। तो एक्टिविटी ई जो है उसके लिए सबसे पहले हम डब्बा ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू एक्टिविटी ई, यहाँ पे हम एक्टिविटी ई लिख देंगे, और ई को कंप्लीट करने के लिए लग रहे हैं 9 वीक्स, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 9, राइट। एक्टिविटी ई इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी डी, तो इसीलिए ये एरो हम ऐसे करेंगे, I mean, ऐसे लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे, व्हाटएवर। एक्टिविटी ई के बाद आती है एक्टिविटी एफ। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ बिकॉज इज एक्टिविटी एफ, एंड एक्टिविटी एफ को करने के लिए क्योंकि 6 वीक्स लग रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 6, राइट। एक्टिविटी एफ इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी सी एंड एक्टिविटी ई, इसीलिए एक्टिविटी एफ इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी सी एंड एक्टिविटी ई। ठीक है, तो उसके लिए ये 2 एरोज हमने ड्रॉ कर लिया। एंड नेक्स्ट इज एक्टिविटी जी। नाउ बिकॉज दिस इज एक्टिविटी जी, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी, एंड जी के लिए हमें 5 वीक्स लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5। एक्टिविटी जी इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी ई, एंड दैट इज द रीजन वाई हम यहाँ पे एक ऐसा एरो ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ई टू जी, बिकॉज एक्टिविटी जी इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी ई, राइट। एंड जब ये सारी की सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी, अभी सारी की सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई, जी तक हम पहुंच गए, तब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, तब हमारा प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम यहाँ पे लिखेंगे फिनिश। एंड फिनिश लिखने के बाद हम यहाँ पे से मार्कर्स ड्रॉ कर देंगे कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी फिनिश हो चुका है। अब मैं तुम लोग को बताता हूं कि ये जो खाली डब्बे हैं, इन डब्बों के अंदर क्या है या इन डब्बों को कैसे फिल किया जाता है। अब अगर तुम्हें डब्बे फिल करने हैं तो तुम्हें सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन डब्बों का मतलब क्या है। ओके, जैसे ये एक्टिविटी का नाम है, ये उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं अर्ली स्टार्ट टाइम, इसको हम कहते हैं अर्ली फिनिश टाइम, इसको हम कहते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इसको हम कहते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, अब ये क्या होता है वो तुम लोग को बाद में ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, पहले तुम्हें और कुछ टर्मिनोलॉजी समझने की जरूरत है। अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये हो गया, राइट। उसके बाद फॉरवर्ड पास का क्या मतलब होता है और बैकवर्ड पास का क्या मतलब होता है। फॉरवर्ड पास के अंदर हम अर्ली स्टार्ट टाइम और अर्ली फिनिश टाइम फिल करते हैं, और बैकवर्ड पास के अंदर हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम फिल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्स और लीस्ट क्या होता है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, राइट। अब सबसे पहले हम फॉरवर्ड पास का इस्तेमाल करके अर्ली स्टार्ट टाइम और अर्ली फिनिश टाइम फिल करना चालू कर देते हैं। अब क्योंकि ए जो एक्टिविटी है वो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, मतलब वो किसी दूसरे एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि ए इस एक्टिविटी को हम शुरू से ही शुरू कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ए का अर्ली स्टार्ट टाइम वुड बी 0 एंड सेम गोज विद बी एज वेल। बी भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, मतलब वो किसी दूसरे एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि बी इस एक्टिविटी को भी हम स्टार्ट से ही स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई बी के अंदर भी हम अर्ली स्टार्ट टाइम के वहां पे लिखेंगे 0। ओके, अब अर्ली स्टार्ट टाइम तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, व्हाट अबाउट अर्ली फिनिश टाइम।
यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अर्ली फिनिश टाइम का फॉर्मूला होता है अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन। तो अर्ली फिनिश टाइम इज इक्वल टू अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, दैट इज 0 + 7 एंड दैट इज 7। इसका मतलब ये है कि ये एक्टिविटी जब तक खत्म हो जाएगी तब तक 7 वीक्स लग जाएंगे। यहां पे भी अर्ली फिनिश टाइम इज इक्वल टू अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, दैट इज 0 + 9 दैट इज 9। इसका मतलब ये है कि जब तक ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तब तक 9 वीक्स लग जाएंगे। ठीक है, अब व्हेन इट कम्स टू डी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि एक्टिविटी डी जो है वो यहीं पे दिख रहा है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी। इसका मतलब ये है कि जब तक एक्टिविटी ए और बी खत्म नहीं हो जाती तब तक हम एक्टिविटी डी की शुरुआत नहीं कर सकते। तो एक्टिविटी खत्म होने तक अगर यहाँ पे 7 वीक्स लग रहे हैं और एक्टिविटी बी खत्म होने तक यहाँ पे 9 वीक्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, फॉरवर्ड पास में जहां पे हम अर्ली स्टार्ट टाइम और अर्ली फिनिश टाइम निकाल रहे हैं वहां पे हमें मैक्स टाइम यूज करना है। मतलब मैक्सिमम कहां पे टाइम लग रहा है वो हमें देखना है और वो हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे 7 वीक्स लग रहे हैं, यहाँ पे 9 वीक्स लग रहा है, तो जो मैक्सिमम है वो है 9 और इसीलिए अर्ली स्टार्ट टाइम हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी डी जो है वो 9 वीक्स के बाद चालू होगा। अब एक्टिविटी डी के अंदर अर्ली स्टार्ट टाइम इज 9 एंड अर्ली फिनिश टाइम इज अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, दैट इज 9 + 8 विच इज 17। When it comes to activity C is dependent on activity A, यही पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे एक्टिविटी A खत्म होने तक 7 वीक्स लग जाएंगे, तो वही 7 हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब एक्टिविटी C 7 वीक्स के बाद चालू होगी क्योंकि एक्टिविटी C इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी A। अब एक्टिविटी C का अर्ली स्टार्ट टाइम इज 7। What about early finish time? Early finish time is equals to early start time plus duration, that is 7 + 12 that is 19। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन क्यों नहीं किया जैसे यहाँ पे किया था, क्योंकि यहाँ पे ये एक ही एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पे 2 एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट था एक्टिविटी डी, इसलिए हमने दोनों में से जो मैक्स नंबर था वो लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद हम एक्टिविटी ई के ऊपर जंप करेंगे। एक्टिविटी ई इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी डी। एक्टिविटी डी को खत्म होते होते 17 वीक्स लगेंगे एंड क्योंकि एक्टिविटी ई इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी डी, इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी डी के बाद ही ई की शुरुआत हो सकती है। इसका मतलब ये भी है कि एक्टिविटी ई की शुरुआत 17 वीक्स के बाद ही हो सकती है क्योंकि इसको खत्म होते होते 17 वीक्स लग रहा है, राइट। तो एक्टिविटी ई का अर्ली स्टार्ट टाइम इज 17, तो early finish time would be early start time plus duration, that is 17 + 9 that is 26। Okay, now what about activity F? Activity F is dependent on activity C and activity E। एक्टिविटी सी को खत्म होते होते 19 वीक्स लग रहा है और एक्टिविटी ई को खत्म होते होते 26 वीक्स लग रहा है। अब इन दोनों के बीच में बड़ा कौन सा है, क्योंकि जब हम अर्ली स्टार्ट टाइम और अर्ली फिनिश टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तब हम बड़ा वाला नंबर कंसिडर करते हैं, तो बड़ा 26 है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अर्ली स्टार्ट टाइम इज 26। अब अर्ली स्टार्ट टाइम तो 26 है, बट व्हाट अबाउट अर्ली फिनिश टाइम? अर्ली फिनिश टाइम इज अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस 6, that is 26 + 6 that is 32। okay, what about activity G? Activity G is dependent on activity E। activity E को खत्म होते होते 26 वीक्स लग रहा है एंड क्योंकि activity G is dependent on activity E, इसका मतलब ये है कि जब तक activity E खत्म नहीं हो जाता तब तक activity G हम शुरू नहीं कर सकते, और क्योंकि activity E को खत्म होते होते 26 वीक्स लग रहा है इसीलिए हम activity G को 26 वीक्स के बाद ही शुरू कर सकते हैं। Early start time of activity G is 26. What about early finish time? Early finish time is early start time plus duration, that is 26 + 5 that is 31। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे के सारे एक्टिविटीज का अर्ली स्टार्ट टाइम और अर्ली फिनिश टाइम कैलकुलेट कर लिया है। अब हम सारे के सारे एक्टिविटीज का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करता है।
अब लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश को कैलकुलेट करने से पहले तुम्हें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को खत्म होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। उसके लिए तुम्हें जो करने की जरूरत है वो ये है कि तुम्हें ये देखना है कि जो f है, इस f को खत्म होते होते कितना टाइम लगने वाला है। इस f को खत्म होते होते 32 वीक्स लग जाएंगे। इस f को खत्म होते होते 32 वीक्स लग जाएंगे। और इस g को खत्म होते होते कितना टाइम लगने वाला है, इस g को खत्म होते होते 31 वीक्स लगेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि व्हेन इट कम्स टू फॉरवर्ड पास हम मैक्सिमम अमाउंट देखते हैं। तो इनमें से मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है, इनमें से मैक्सिमम अमाउंट है 32। इसका मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को खत्म होने के लिए 32 वीक्स लगेंगे मेरे भाई। ये मैंने तुम लोग को क्यों बताया, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? एंड द आंसर इज नो, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा। ये मैंने तुम लोग को इसीलिए बताया क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इन सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को खत्म होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, ये भी तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस तरीके से वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने तुम लोग को बताया। अब हम जैसे हमने फॉरवर्ड पास का इस्तेमाल करके ES और EF यानी कि अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टाइम निकाला, इन द सेम वे हम अब बैकवर्ड पास यूज करेंगे और उसके हेल्प से लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश निकालेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड पास में हम ऐसे गए थे, बैकवर्ड पास में हम ऐसे आएंगे, इसमें चीजें उल्टी होती है। ठीक है, तो अभी वापस हम आने वाले हैं। अब वापस हम आएंगे तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। अब ये क्योंकि 32 है, अब फिनिश की वैल्यू 32 आ चुकी है, इसका मतलब ये जो 32 है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 32 यहाँ पे लिख देंगे, यहां से हमें शुरू करना है। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू बैकवर्ड पास, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि बैकवर्ड पास के हेल्प से हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालने वाले हैं। मतलब ये डब्बा और ये डब्बा भरेंगे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये कैसे करते हैं, देखो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन। तो दैट इज 32 माइनस 5, दैट इज 27 मेरे भाई। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन, दैट इज 32 माइनस 6, दैट इज 26 मेरे भाई। ठीक है, ये दो गए। अब इसके ऊपर जंप करता है। ई के ऊपर कौन डिपेंडेंट था, ई के ऊपर जो है वो जी और एफ डिपेंडेंट था। अब क्योंकि ई के ऊपर एफ अब क्योंकि ई के ऊपर एफ और जी डिपेंडेंट था, इसीलिए यहां से आएगा 26 और यहां से आएगा 27। मैंने तुम लोग को क्या बोला था, मैंने तुम लोग को ये बोला था कि जो बैकवर्ड पास होता है उसमें फॉरवर्ड पास का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। फॉरवर्ड पास में हम मैक्सिमम अमाउंट देख रहे थे, तो अभी बैकवर्ड पास में हम मिनिमम अमाउंट देखेंगे। 26 एंड 27 में से मिनिमम अमाउंट कौन सा है, 26 एंड 27 में से मिनिमम अमाउंट 26 है मेरे भाई, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 26। ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन, that is 26 minus 9, that is 17. ओके, डी के ऊपर कौन डिपेंडेंट था, डी के ऊपर डिपेंडेंट था ई। यहां पे भी तुम देख सकते हो डी के ऊपर ई जो है वो डी के ऊपर डिपेंडेंट था, राइट। डी के ऊपर डिपेंडेंट था ई और इसीलिए यहां से आएगा 17, तो यहां पे आ जाएगा 17। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन, दैट इज 17 माइनस 8, दैट इज 9। सी के ऊपर कौन डिपेंडेंट था, सी के ऊपर डिपेंडेंट था एफ, तो इसलिए यहां से आएगा 26। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन, दैट इज 26 माइनस 12, दैट इज 14। ठीक है, नेक्स्ट ए के ऊपर कौन डिपेंडेंट था, ए के ऊपर डिपेंडेंट था सी और डी, तो इसलिए यहां से आएगा 9 और यहां से आएगा 14। अब यहां से आया 9, यहां से आया 14, दोनों में से छोटा कौन है, 9 मेरे भाई।
इसलिए 9 यहाँ पे आएगा। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन, दैट इज 9 माइनस 7, दैट इज 2। बी जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था, वो डी के ऊपर डिपेंडेंट था, और इसीलिए यहां से आएगा 9। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन, दैट इज 9 माइनस 9, दैट इज 0। ठीक है, तो सबके लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम भी हमने अब कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने वाले हैं, और क्रिटिकल पाथ को अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो तुम्हें ये जानने की जरूरत है या ये ढूंढ निकालने की जरूरत है कि क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि बाबा क्रिटिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। वेल, क्रिटिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है ये इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड थ्योरी लेक्चर बनाया, उसके अंदर मैंने बता के रखा है। बट क्रिटिकल एक्टिविटी अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए तुम्हें ये देखना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनका स्लैक टाइम 0 है। जो भी ऐसी एक्टिविटीज है जिनका स्लैक टाइम 0 है वो तुम्हारी क्रिटिकल एक्टिविटीज है। और वो एक्टिविटीज जब तुम ढूंढ निकालोगे, जो कि कैसे करना है मैं तुम लोग को बताऊंगा, रिलैक्स होकर चल पे। तो जब तुम उन एक्टिविटीज को ढूंढ निकालोगे तब उन एक्टिविटीज के सहारे तुम एक क्रिटिकल पाथ बना सकते हो। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिनका स्लैक टाइम 0 होता है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि स्लैक टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्लैक टाइम जो होता है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, ये अर्ली स्टार्ट है और ये लेटेस्ट स्टार्ट है, तो स्लैक टाइम इज इक्वल टू अर्ली स्टार्ट माइनस लेटेस्ट स्टार्ट, ES माइनस LS। तो ES माइनस LS यहां पे आएगा 2, तो इधर हम लिख सकते हैं स्लैक टाइम इज इक्वल टू 2। यहां पे स्लैक टाइम इज इक्वल टू 0, स्लैक टाइम इज इक्वल टू 0, स्लैक टाइम इज इक्वल टू 7, दिस माइनस दिस 7, देन स्लैक टाइम इज इक्वल टू 0, स्लैक टाइम इज इक्वल टू 0, स्लैक टाइम इज इक्वल टू 1। अब इनमें से स्लैक टाइम 0 वाले कौन से लोग हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे एक्टिविटीज विथ क्रिटिकल टाइम। कौन सी एक्टिविटीज है, B, D, E और F। ठीक है, तो B, D, E एंड F। अब अगर एक्टिविटीज विथ क्रिटिकल टाइम B, D, E, F है तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी होगी, वो होगी A, C एंड उसके बाद G। राइट, अब हम क्रिटिकल पाथ ढूंढ निकालेंगे। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि क्रिटिकल पाथ निकलता है क्रिटिकल एक्टिविटीज को ढूंढ निकालने के बाद, तो ये हमारे क्रिटिकल एक्टिविटीज है। तो हम अब क्रिटिकल पाथ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद B, उसके बाद D, उसके बाद E एंड उसके बाद F एंड उसके बाद फिनिश। अब यहां पे जादू देखना, ये कैलकुलेट करो कि इन सारे के सारे एक्टिविटीज को कंप्लीट होने के लिए कितने वीक्स लगता है या कितने वीक्स का समय लगता है। B 9 वीक्स, राइट, D 8 वीक्स, E 9 वीक्स प्लस F 6 वीक्स। इनको करो कैलकुलेट, 9 plus 8 that is 17, 17 plus 9 that is 26 and 26 plus 6 that is 32 weeks।